हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीजनिंग की इस धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी को मालूम है। तो ऐसे में दोस्तों आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बस आप इस पूरे एपिसोड में बने रहें, क्योंकि मैं ऐसा जो कि क्वेश्चन लाया हूँ जो आपकी तैयारी में और भी ज़्यादा मजबूती देगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। जिस प्रकार से लोहा का संबंध Fe से है, उसी प्रकार से चांदी का संबंध किससे है। तो दोस्तों, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से लोहा को Fe से सिंबल किया जाता है, ठीक है, Fe। अब दोस्तों, लोहा का तो इंग्लिश होता है आयरन, तो इसे IR से क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये है दोस्तों Fe ये लैटिन नाम है लोहा का। Fe का फुल फॉर्म होता है फेरम। उसी प्रकार से दोस्तों चांदी का होता है अर्जेंटेनम, ठीक है। अर्जेंटेनम का मतलब Ag। तो Ag आपको कौन सा विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। बोल रहे कि निम्न चित्र श्रृंखला में से असंबंध का चयन करें, अर्थात ऑड ऑन आउट का आपको सिलेक्शन करना है इसमें जो दिया गया चित्र में से। देखिए, अगर आप दोस्तों देखेंगे पहला फिगर, तो आप पहला फिगर में दोस्तों 5 देखेंगे डॉट डॉट, ठीक है। और आप देखेंगे अगर उसकी भुजाओं की संख्या, तो दोस्तों भुजाओं की संख्या भी 5 है। अब हम बढ़ते हैं उसके अगले फिगर की ओर। देखिए, उसमें दोस्तों 3 भुजा है और उसके अंदर भी 3 डॉट हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं उसके और अगले आकृति की ओर। तो दोस्तों अगले आकृति में 4 भुजा है, क्योंकि ये दोस्तों चतुर्भुज है और उसमें भी दोस्तों 4 डॉट डॉट दिए हुए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले आकृति की ओर। तो दोस्तों अगले आकृति में 4 भुजा है, जबकि डॉटों की संख्या कितनी है, 2। अर्थात मुझे समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर डी, जो आकृति नंबर डी है, वो दोस्तों ऑड है अन्य तीनों आकृतियों की अपेक्षा में, क्योंकि अन्य तीनों आकृतियों में जितनी भुजाओं की संख्या है उतनी उसके अंदर डॉटों की संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, आकृति नंबर डी। और आकृति नंबर डी का उल्लेख कौन सा विकल्प में किया गया, तो विकल्प नंबर ए में किया गया है, ठीक है। आप ऐसे में ऑप्शन नंबर डी अब क्लिक नहीं कीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन मैं ऐसा लाया हूँ जो आपको कि क्वेश्चन को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं लाता जो आपको पहले से आता हो। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रकार से लीजेंड को 12, 57, 51, 44 के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार से ट्रेंड के लिए कोड क्या होगा। हम ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जैसे जो लीजेंड में सबसे पहला जो लेटर आपको दिख रहा है एल ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने नंबर पे आता है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि एल 12 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, ई फिर 5 नंबर में आता है, एन आता है 14 नंबर में, डी आता है 5 नंबर में, सॉरी दोस्तों जो डी आता है वो दोस्तों 4 नंबर में आता है। अब हमें ऐसा इसमें दोस्तों प्रतीत हो रहा है कि जो अक्षर जो लेटर जितने नंबर पे आ रहा है बस उसकी नंबर प्लेस की वैल्यू को लिख दिया गया है। देख लीजिए, एल को 12 लिख दिया गया है, ई को 5 लिख दिया गया है, जी को 7 लिख दिया गया है, अर्थात मुझे समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए दोस्तों ट्रेंड को, अब देखिए टी को कितना नंबर पे लिखा जाता है, 20 नंबर पे, आर 18 नंबर पे लिखा जाता है, ई को 5 नंबर में लिखा जाता है। अब देखिए, अब अपने ऑप्शन में मिलाइए 20, 18, 5 किस में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ना कि आप इसे बनाते चले जाइए, वही तो मेरे दोस्तों थंबनेल है। आप ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट सीखिए, आप इसके साथ साथ आप स्मार्ट सॉल्यूशन सीखिए। आपको पूरी आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अगर आप अक्षर अगर बनाते थे 20 के बाद 18, तो आपका वैसे भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कूट भाषा में VEIL को 2592 के रूप में लिखा जाता है, तो मीट के लिए कोड क्या होगा। अब देखिए VEIL है, VEIL को क्या लिखा जा रहा है, 2592 लिखा जा रहा है। हम सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। भी आता है मेरे भाई 22 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे और एल आता है 12 नंबर पे। इसी 22, 5, 9, 12 से क्या बनाया गया है, 2592। देखिए हमें दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस 2 को लिख दिया गया यहाँ इसके यूनिट डिजिट को, इस 9 को लिख दिया गया यहाँ इसके यूनिट डिजिट को, इस 5 को यहाँ लिख दिया गया है और इस 22 में इसका यूनिट डिजिट 2 को ऐसे लिख दिया गया। अर्थात इसके जो जितने भी जो आ रहे हैं इसके जो ये नंबर प्लेस की वैल्यू उसके यूनिट डिजिट को लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों मीट को क्या लिखा जाएगा, EMEET। देखिए एम आता है 13 नंबर पे, ई 5 नंबर पे,
ई 5 नंबर पे और 20, ये जो टी 20 नंबर पे आता है। अगर हम इसके यूनिट डिजिट को लिखेंगे तो क्या लिखाएगा मेरे भाई, सबसे पहले 0। अब हम मिलाएंगे ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन में 0 है, तो ऑप्शन नंबर ये मेरा कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या लिखाएगा, फिर 5, फिर क्या लिखाएगा मेरे भाई 5, देख लीजिए ऐसे करके लिखाएगा ना। उसके बाद क्या लिखाएगा 3। तो 35 50 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस दोस्तों आप इस मेरा रीजनिंग की सीरीज़ में बने रहें। रीजनिंग का यह सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा मजबूती देगा आपकी तैयारी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दी गई श्रृंखला में से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। देखिए क्या है मेरे भाई, 3 के बाद 12 है, 12 के बाद दोस्तों गैप है, गैप के बाद क्या दिया हुआ है 21, 612 दिया हुआ है। दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने से पहले आप इसमें दोस्तों दिमाग लगाइएगा। पहले 3, उसके बाद 12, फिर एक अक्षर पे गैप करके एक बहुत बड़ी संख्या दे दी गई है, अर्थात 1 2 3 चौथे अक्षर में 3 से कहाँ तक चल गया, 21,612 तक चला गया। मतलब हमें समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्यूब के फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा या तो स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व हुआ होगा। चलिए हम पहले ऐसे फॉर्म करते हैं 3 से 12 की कैसे बना होगा। तो दोस्तों अगर 3 से 12 करते हैं तो इसमें या तो 3 गुना 4 हुआ होगा, या तो दोस्तों 3 का स्क्वायर कर दिया होगा 9, प्लस इसमें दोस्तों 3 जोड़ दिया होगा, कितना हो गया 12। चलिए हम इसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं। तो दोस्तों करके 12 को कितना होता है 144 होता है। ठीक है, प्लस इसमें दोस्तों एक रैंडम नंबर 3 जोड़ देंगे, कितना आ गया 147। अब हम देखेंगे दोस्तों इस 147 का स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी दोस्तों डिफ़िकल्टी आएगी, तो इसमें 147 कर देंगे, 7 49 के 9। ठीक है, अब इस 9 में अगर हम एक रैंडम नंबर 3 को जोड़ेंगे तो 9 3 12 का यूनिट डिजिट 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 147, ना कि आपको 147 × 147 पूरा करके देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है दोस्तों स्मार्ट सॉल्यूशन, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्शन की क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस डायरेक्शन की क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये दोस्तों 4 डायरेक्शन है, आप सभी को भली भांति मालूम होगा, तो ये क्या आ जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए, अगर आपको इस वर्चुअल डायरेक्शन में अगर आपको दाएं की ओर मुड़ने के लिए कहा जाए तो आपको घड़ी की चलने की दिशा में मुड़ना है, और अगर आपको बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए तो आपको कि घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में मुड़ना है मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो देखिए क्या बोलता है कि निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। उत्तर किधर की ओर है मेरे भाई, ऊपर की ओर है। तो निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 30 मीटर। उसके बाद दोस्तों फिर दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ना मतलब घड़ी की चलने की दिशा में। तो घड़ी चलती कैसे, ऐसे करके सब चलती है ना। तो क्या बोलता है, फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। ठीक है, वह फिर से दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। वह दोस्तों फिर से बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। दाएं मुड़ रही है और 20 मीटर चल रही है। दोस्तों ये पूरा लंबाई 30 है, तो 20 मान के चलता हूँ मैं, यहाँ तक हुआ होगा 20 मीटर चलती है ना। फिर उसके बाद बोलते हैं कि वह फिर से दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। वह फिर से दाएं मुड़ रही है, अर्थात हमें चलना इसके घड़ी की चलने की दिशा में। फिर से ये कितना चल रहा है मेरे भाई, 40 मीटर चल रहा है। कितना हो रहा है 40 मीटर। अब ये दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पे। अब देखिए इसका मूल स्थान कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ से दोस्तों ये फाइनली इधर उधर करके बाएं दाएं करके मुड़ के ये यहाँ पे पहुँच गई है। कौन, निर्मला। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। अगर ये 20 मीटर है तो इसकी भी लंबाई कितना होगा 20 मीटर है, क्योंकि दोस्तों अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरा लंबाई 30 मीटर है और अगर यहाँ से यहाँ तक का 20 मीटर है तो फिर ये 10 मीटर का लंबाई इसमें बच गया। तो निर्मला अपने मूल स्थान से 10 मीटर ऊपर की ओर है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा।
तब तक आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साइलोगिज्म का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कुछ कहानियाँ लोकगीत है और कुछ कहानियाँ उपन्यास है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना थोड़ी सी ईजी हो जाती है। क्या बोलता है, कुछ कहानियाँ लोकगीत है। मान के चलिए कि अगर ये हम मान लेते हैं कहानियाँ हैं, क्या है ये, कहानियाँ हैं, तो कुछ कहानियाँ क्या है मेरे भाई, लोकगीत है। ठीक है, कुछ कहानियाँ लोकगीत है, ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि कुछ कहानियाँ उपन्यास है। ही कहानियाँ का कुछ पार्ट क्या है मेरे भाई, तो उपन्यास है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके निष्कर्ष की ओर कि निष्कर्ष में ऐसा क्या कहता है। बोलता है कि कुछ लोकगीत कहानियाँ, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कुछ लोकगीत कहानियाँ, क्योंकि दोस्तों देखिएगा तो लोकगीत का बॉर्डर यहाँ पे और कहानियों का बॉर्डर यहाँ पे, तो ये जो कंबाइंड बॉर्डर है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि कुछ लोकगीत कहानियाँ, या तो हम यूँ ही कह सकते हैं कि कुछ कहानियाँ लोकगीत है। तो मेरा निष्कर्ष नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं निष्कर्ष नंबर 2 पे। निष्कर्ष नंबर 2 क्या बोलता है कि कुछ उपन्यास लोकगीत है। क्या कुछ उपन्यास लोकगीत है क्या? बिल्कुल नहीं। उपन्यास का बॉर्डर यहाँ तक है और लोकगीत का बॉर्डर यहीं तक है, तो हमें इन दोनों में कोरिलेशन फाइंड हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मेरा निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो ऐसे में मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर डी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। दोस्तों आपका सवाल होगा मुझ पर कि भाई आप अपने फ़ोन में बार बार क्या देखते हो? तो दोस्तों मेरा ये वाइट बोर्ड है, तो मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं होती है, इसलिए मुझे एक और फ़ोन की सहारा लेनी पड़ती है जहाँ मुझे क्वेश्चन विजिबल होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण छवि का चयन करें। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को आपको मैं बताता हूँ। ऐसे करके दोस्तों रंगा हुआ है इसमें। ठीक है, ये दोस्तों रंगा हुआ है और इसमें दोस्तों दर्पण कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे दोस्तों दर्पण रंगा हुआ है, लगा हुआ है। अगर दोस्तों दर्पण यहाँ पे लगा हुआ, जैसे मान के चलिए अगर ये मेरा मार्कर है, अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे और अगर ये दर्पण नीचे लगा हुआ है, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये दोस्तों आ जाएगा ऊपर, ऐसे करके हो जाएगा। तो जो पार्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा था वो पार्ट दोस्तों ऊपर हो जाएगा, और जो पार्ट दोस्तों आपको ऊपर दिखाई दे रहा था वो पार्ट क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। लेकिन ए वाला लाइनिंग जो बीच में आपको जो दिख रहा है, इसकी लंबाई में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम इस लंबाई को यहाँ पे ऐसे करके दे देता हूँ, क्योंकि इस लंबाई में चेंजेस नहीं आने वाली है। और जो इसका ऊपर वाला पार्ट कैसे आ जाएगा दोस्तों? नीचे आ जाएगा, अर्थात ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ऐसे दोस्तों इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसे मैनेज कीजिएगा, बाकी अब इसे रंग दीजिए। तो ऐसा दोस्तों आपको कौन सा विकल्प में दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा आकृति नंबर ए में, और आकृति नंबर ए का उल्लेख किया गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद भी एक क्वेश्चन और बचा हुआ वेन डायग्राम का। देखिए क्या बोल रहा है कि उपरोक्त आकृति में कितने आयत है? आयतों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों आप ऐसे में क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन में आयतों की संख्या निकालने के लिए आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों एक दूसरे की लाइनिंग को यूज करके बहुत सारे आयत बनाए जा सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको एक प्रकार की ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आप ऐसे काउंट कीजिएगा कि इसमें कॉलमों की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है ऐसे में। तो आप दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, आपको इसमें 4 कॉलम दिखाई दे रही है। ऐसे कितना? 1 2 3 4, आप इसको जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया? तो चलो 4 3 7 2 9 और 1 10। उसके बाद दोस्तों आप ऐसे वाले कॉलमों की संख्या को काउंट कीजिएगा, ऐसे वाली कॉलमों की संख्या जो नीचे की ओर कितना आपको दिखाई दे रहा है? तो 1 2 3 4, आपको इसमें भी दोस्तों 4 दिखाई दे रहा है।
तो 1 + 2 + 3 + 4 इसमें भी कर देना है और इस संख्या को आपस में जोड़ देना है। कितना हो गया? तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। आप इसे क्या करना है, इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, अर्थात 10 × 10 = 100 आयत है इस पूरे फिगर में। क्या आप ऐसे काउंट कर पाइएगा? नहीं काउंट कर पाइएगा। तो ऐसे में दोस्तों ट्रिक भी ज़रूरी है। आप इसे ट्रिक मानिए, कॉन्सेप्ट मानिए, जो भी मानिए, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर आज का। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। देखिए बोल रहा है कि लकड़ी, मेज और दरवाज़ा के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखिए लकड़ी है, मेज़ है, फिर उसके बाद क्या है? दरवाज़ा है। मान के चलिए दोस्तों अगर ये है लकड़ी, मान के चलिए ये है लकड़ी, तो दोस्तों कुछ ऐसे मेज होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, यानी कि कुछ मेज लकड़ी के बने होते हैं, और जो दोस्तों कुछ जो दरवाज़ा होता है वो लकड़ी के भी बने होते हैं। ऐसे में दोस्तों आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरे के पूरे दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि कई ऐसे जो दरवाजे हैं जो लोहे के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लकड़ी के भी बने होते हैं। पूरे के पूरे दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने लकड़ी ही लिख दिया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेज होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे मेज लकड़ी के ही बने होते हैं। बहुत सारे ऐसे मेज हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेज हैं जो लोहे के बने होते हैं, और बहुत सारे भी ऐसे मेज हैं जो लकड़ी के भी बने होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपका ए वाला वेन डायग्राम सही होगा। और आपको ये वाला वेन डायग्राम कौन सा आकृति में दिखाई दे रहा है? तो आकृति नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ही आप मेरा चैनल को अंतिम में अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने इस चैनल पे बिना फिजूल की बात किए हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करता हूं, जहां मैं आपको ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, और मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको स्मार्ट सॉल्यूशन में सिखाता हूं, जो आपको इस सीरीज़ में, इस वीडियो में आपको देखने को मिला होगा। मैं यूँ ही मैं नहीं बोलता। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी आपको जैसा भी लगा होगा, जो भी करना है आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।